फटाफट करते हैं यार, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, पढ़ने का टाइम है, फटाफट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके जो है सीए इंटरमीडिएट में ये नहीं है यार, काट देना, ये फाइनल में है, वो गलती से पढ़ा दिया, इसको हटा देना। मतलब बाद में बुक चेक करी तो बुक में था नहीं, फिर सर्च किया तो पता लगा सीए फाइनल की बुक में दे रखा है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रोविजन वाला, बस ये याद कर लेना कि प्रोविजन जो है अलाउ नहीं होते, बात खत्म। सिंपल, बहुत आसान है आपके लिए। आज बात करेंगे जनरल डिडक्शन के बारे में, सेक्शन 37(1) के बारे में, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कराऊंगा जो इसी में लिखा हुआ है। ये सेक्शन कहते हैं, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पर करवाया था फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, और मैंने आपको ये बोला था कि जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ कंपनियों को अलाउ होता है। यहाँ पर जो ये सेक्शन लिखा हुआ है ना, ये जो आपका सेक्शन 36(1) चल रहा है, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो है कंपनियों के लिए दे रखा है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो 1/5 आप डेबिट करेंगे 5 सालों में, रेवेन्यू होगा तो आप डेबिट कर ही सकते हैं, रेवेन्यू नेचर होगा फॉर दी कंपनीज। अगर कोई और है अदर देन कंपनी है तो इस सेक्शन में तो डेबिट नहीं कर सकता, बट ये एक जनरल डिडक्शन का सेक्शन आ रहा है जिसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो डेबिट किया जा सकता है। तो इस सेक्शन का हवाला देकर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कैपिटल वाला नहीं, रेवेन्यू वाला बाकी लोग भी डेबिट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर एक्सपेंसेस 30 से 36 सेक्शन में अलाउ नहीं होते हैं, ये जो है आपके डिडक्शन के सेक्शन है, सेक्शन 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 35 हम पढ़ेंगे, 35 पढ़ना बाकी है, 36 हमने पढ़ लिया है, डेप्रिसिएशन वगैरह के भी सेक्शन हमने देख लिए हैं। तो अगर एक्सपेंसेस उन सेक्शन में अलाउ नहीं होते देन इट कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 37 अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहली कंडीशन कहती है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं होगा ऐसा नहीं है, डेबिट हो सकता है, पर बाकी सेक्शन में अगर डेबिट होना अलाउ नहीं है तो फिर इस सेक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं हो सकता। ये जनरल डिडक्शन का सेक्शन है। अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस है तो वो डेबिट नहीं हो सकता है, यानी ना ही कैपिटल एक्सपेंस ना ही पर्सनल एक्सपेंस इस सेक्शन के अंडर, जो कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है जनरल डिडक्शन का, जो कहता है कि पुराने अगर किसी सेक्शन में अलाउ नहीं हुआ कोई खर्चा तो इस सेक्शन में हम कर सकते हैं। और वैसे तो जनरल प्रोविजन भी है कि जो पर्सनल एक्सपेंस है वो डेबिट वैसे भी कभी नहीं होता। मैंने आज तक कोई सेक्शन में नहीं देखा जहां पर्सनल एक्सपेंस को डेबिट करना अलाउ किया हो, नहीं सर, नॉट अलाउड। एक कंडीशन और लगाती है कि आपको जो है एक्सपेंस जो है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन करना है, तब जाकर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। बस, हाँ बस यही तो है। एनी एक्सपेंस विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब पुलिस वाले ने ऑफिस की गाड़ी को पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और उसे रिश्वत खिला दी, उसने पैसे ले लिए, सेटिंग कर दी, चालान नहीं काटा, तो उस खर्चे को डेबिट कर सकते हो क्या? जो चीज आपका प्रोहिबिटेड है उस खर्चे को आप भले ही दे दो बट आप डेबिट नहीं कर सकते। एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ जब मैं एक कंपनी की ऑडिट पर गया था मुरथल, तो उन्होंने कहा भैया हमने तो ये एक्साइज वाले का कुछ आया था, एक्साइज वाले बंदे को हमने सेटिंग कर कर हमने पैसा खिलाया और हमने पीएनएल में डेबिट भी किया है, अगर आप में हिम्मत है तो आप ढूंढ कर बताओ। चैलेंज किया क्लाइंट ने, चैलेंज इंटरनली बंदे ने, मालूम है यार जो भी पैसा खिलाया गया है उसको आप किसी और नाम से कुछ और बिल लगाकर दिखा दोगे और पीएनएल में बोलोगे ये मैंने खर्चा कर दिया किसी और चीज़ का। तो ये चीज़ें चलती है, क्या कर सकते हैं सर? एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है एनी एक्सपेंस जो ऑफेंस होगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा, उसे अलाउ नहीं करेंगे। इस सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशन भी है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलती है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखा है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपेंडिचर होगा वो अलाउ नहीं होएगा, क्योंकि जो सीएसआर है वो तो करना जरूरी है, उससे आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको करना ही होता है, ये कंपनी लॉ में हम लोग करेंगे, बैच स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होगा, अगर नहीं होगा तो फिर फाइनल में होगा। इतना मुझे नहीं पता सर, मुझे तो पूरा कंपनी लॉ पता है ना, तो वो फाइनल में है, आईपीसीसी में देखना पड़ेगा। सीएसआर किसको बनाना होता है, अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होता है, वो सारी बातें लिखी है। तो ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं इस सेक्शन में, सेक्शन 37(1) में जो जनरल डिडक्शन का सेक्शन है,
यदि उसमें आपने कोई खर्चा करा है CSR के नाम का तो आप डेबिट नहीं कर सकते। बट अगर आपने CSR का एक्सपेंस सेक्शन 30 से 36 में किया है, मान लो डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही है आपने, और जो हमने जो चीज़ें पढ़ी है पीछे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखते हैं सेक्शन नंबर आएंगे ना, ये देखिए आप, बहुत सारे सेक्शन आएंगे। ये तो हमने कर ही लिया। उसके बाद जो है ये भी हमने कर लिया था, अदर डिसअलाउंस फिर हमने करा, तो अदर डिसअलाउंस तो सेक्शन 40 में गिवन है। उसके बाद जो है सेक्शन 36 में दे रखी है सम डिडक्शन। तो अगर ये डिडक्शन आप लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, की मैन इंश्योरेंस, ये जो भी इन सेक्शंस में लिखा हुआ है, जो भी इन सेक्शन में लिखा है, तो वो तो आप फिर भी डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। CSR का हो किसी का भी हो, इन सेक्शन में कर सकते हैं, जनरल डिडक्शन वाले में नहीं कर सकते। ना ही कैपिटल एक्सपेंस, ना ही पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस के लिए भी होना चाहिए और CSR नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने बिजनेस के लिए करा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और किसी और सेक्शन में उसकी डिडक्शन का वर्णन नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पर वो डिडक्शन ले सकते हैं। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते हैं। पर जैसे कि आप पेनल्टी पे कर रहे हैं किसी लॉ में, आप जो है फी पे कर रहे हैं ROC को फॉर इंक्रीजिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए जो फीस दी गई है, ये मानना है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यहां पर हमने पढ़ा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस जनरल डिडक्शन वाले सेक्शन में अलाउ नहीं होएगा। शेयर इशू एक्सपेंस भी जो है बोनस शेयर्स के अलावा वो कैपिटल इन नेचर होते हैं, क्योंकि शेयर इशू करने से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती है और शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए जो खर्चे करे जा रहे हैं वो खर्चे आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज दोज एक्सपेंसेस विल बी इन कैपिटल नेचर, या दोज एक्सपेंसेस विल बी कैपिटल इन नेचर। ठीक है ना सर। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो आपको कोट करना भी है और पता भी होना चाहिए। पता नहीं क्यों जाने अनजाने में मैंने आपको 2-3-4 केस लॉज मैंने करवाई दी है, जाने अनजाने में। वैसे आते नहीं है IPCC में, बट फिर भी अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो इसमें नुकसान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लासिक एग्जांपल दिया और कहा कि जो बोनस शेयर है ना, CIT वर्सेस है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बोला कि इन लोगों ने बोनस शेयर किया है, बोनस शेयर दी है, तो बोनस शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ गई। अगर बोनस शेयर से शेयर कैपिटल बढ़ गई तो इससे जुड़े हुए जो खर्चे किए गए हैं वो कैपिटल इन नेचर हैं और P&L में डेबिट नहीं होने चाहिए, ये बोल दिया इन्होंने, जो है डिफेंड किया अपने आप को। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई देखो, जो बोनस शेयर होते हैं उसमें कोई पैसा नहीं आता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो सेम ही रहती है, सिर्फ आप फंड्स को एलोकेट करते हो, जो फ्री रिजर्व में फंड्स आ रहे हैं उसको आप शेयर कैपिटल में कर देते हो कन्वर्ट। बट अगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके लिए इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं हुई, इसलिए इसके लिए जो हमने एक्सपेंस करे हैं वो रेवेन्यू इन नेचर है और अलाउ होंगे, डेबिट करना अलाउ होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लासिक जजमेंट दिया जो आज तक फॉलो होता है। जब तक एक्ट में बदलाव नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का, हम जजमेंट इस अनक्लियर मुद्दे पर हम मान सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई तो सेक्शन 37 के बाद सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 बोलता है कि जो एसेट को हम पर्सनल पर्पस और बिजनेस पर्पस दोनों के लिए मिक्सचर में यूज करते हैं, तो उसी प्रोपोर्शनेट में जो बिजनेस के लिए यूज हुआ है उतना पोर्शन ही P&L में डेबिट करना अलाउ किया जाएगा, बाकी पोर्शन नहीं किया जाएगा। बस सर इतनी बात है, बस इतनी बात है, एक पेज और है और फिर आपका एग्जाम्पल है और आज की क्लास कंप्लीट। बाकी का पोर्शन करते ही आपका 60% इनकम टैक्स हो जाएगा। यहां पर कौन से पॉइंट चल रहे थे आपके, कुछ मैंने लगता है पहला पीछे आगे पीछे कर दिया क्या? हाँ मैंने आगे पीछे कर दिया। पॉइंट नंबर 7 है, उसके बाद पता नहीं गलती से मैंने ये वाला पेज लगा दिया, उल्टा लगाना चाहिए था। फिर पॉइंट नंबर 8 आएगा, दोबारा से स्कैन करें ना सर, नए वाले पुराने नोट्स थे उसको चेंज कर कर नए नोट्स बनाकर दोबारा स्कैन करें, इसके लिए वो आगे पीछे हो गए पेजेस। ठीक है ना। हमारा पॉइंट नंबर 7 हमने लास्ट क्लास में बैड डेट की बात करी थी। प्रोविजन आपके कोर्स में नहीं है, गलती से करवा दिया था, पुराने वाले स्टूडेंट को भी करवा दिया था, पुराने वाले स्टूडेंट्स को भी करवा दिया था। यहां पर जो है पॉइंट नंबर 8 कहता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है कैपिटल गेन में हम जब कैलकुलेट करते हैं ना कैपिटल गेन, तो यहां पर माइनस करना अलाउ नहीं किया हुआ है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने आपको लिखवाया था, अगर सिक्योरिटी की जगह कॉमोडिटी की ट्रेडिंग होती है तो वहां पर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होता है, वो भी कैपिटल गेन के दौरान अलाउ नहीं किया जाएगा। अपने नोट्स में एडिशन कर लेना।
पर जिसका काम ही खरीदने बेचने का है उसके लिए तो बिजनेस इनकम होगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है। सिक्योरिटी खरीदो, सिक्योरिटी बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, उसका तो काम ही क्या है? उसका बिजनेस इनकम है सर। और उसके लिए जो है ना, उसकी इनकम जो है वो पीएनएल में क्रेडिट होती है, तो फिर एसटीटी जो है यहाँ पर डेबिट हो सकता है। कैपिटल गेन में नहीं होएगा, पर जिसका बिजनेस ही है उसके लिए हो सकता है। वो अपनी इनकम भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करेगा, वो इनकम भी पीजीबी में टैक्सेबल करेगा और उसका एसटीटी जो पे किया है वो भी यहाँ पर डेबिट कर लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन दोस्तों एक गन्ना होता है और गन्ने से जो है शुगर निकलती है। अब ये गुड़ कहाँ से निकलता है मालूम नहीं, वो आप R&D कर लाना। मतलब गुड़ कैसे बनता है, वो भी शुगर केन से बनता है या शुगर से किससे बनता है? शुगर से तो नहीं बनता है गुड़, तो वो आप देखना। शुगर केन तो गन्ने होते हैं, उससे चीनी निकलती है, इतना मुझे पता है। गुड़ कहाँ से निकलता है वो आप देखेंगे। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए परचेज करती है शुगर केन ताकि शुगर निकाल पाए, तो जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स करी है, उससे ज़्यादा पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर खरीदेगी अपने मेंबर के लिए, उसके लिए एक्सपेंस होगा। गवर्नमेंट ने फिक्स करी है प्राइस 1000 रुपये, शुगर केन 1 किलो 1 टन का जो भी है 1000 रुपये फिक्स करी है। आप लोग जो है 1500 पर खरीद के लाते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करी है उससे ज़्यादा पीएनएल में आप डेबिट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। होगा कुछ, आप लोग सेटिंग कर लेंगे ज़्यादा क्लेम करने के लिए, मेरे को महंगा पड़ गया, तो इसीलिए आप मैक्सिमम 1000 ही यहाँ पर डेबिट कर पाएंगे। कभी आया नहीं है बट आने को आ सकता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है, जो बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, रिकॉग्नाइज पीएफ में, ग्रेट्युटी फंड में, वो जो है पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक पैसे दे दिए तो फिर आप सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में डेबिट कर सकते हैं। सेक्शन 43B की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, यानी आईटीआर डेट तक पेमेंट हो गई है। ये जो थी आपके जनरल डिडक्शन और जो नॉर्मल डिडक्शन चल रही थी वो हमने सारी की सारी कवर कर ली है। अब ज़्यादा आपके डिडक्शन के बारे में कुछ नहीं है, क्या क्या पीएनएल में डेबिट हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो मैंने आपको सब करवा दिया। हाँ, एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो कर लेंगे अभी, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ना, हाँ ये हो जाएगा अभी, और उसके बाद आपका डेबिट क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा हमारा हो जाएगा। सेक्शन 30 जो है, 2 सेक्शन और करा रहा हूँ, फिर अपना एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बड़े टाइम से नहीं किया, हालांकि डेप्रिसिएशन के मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए थे, बट आज जो है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होएगा जो 8 नंबर का आता है, 16 का भी आता है। सेक्शन 30 बोलता है एक्सपेंसेस फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग आपका एसेट है और उसके लिए आप एक्सपेंस करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप? अगर बिल्डिंग को यूज कर रहे हो आप बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, तो डेफिनेटली उस बिल्डिंग को आप क्या करेंगे? या तो आपने खरीदी होगी या रेंट पर ली होगी। तो अगर आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं तो उसका रेंट रिपेयर वगैरह जो है वो आप रेवेन्यू एक्सपेंस में डाल सकते हैं। रेंट रिपेयर टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं, बट बाकी जो आपके टैक्स वगैरह लगते हैं वो तो आप पीएनएल में डेबिट कर ही सकते हैं ना, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह सब कुछ। हाँ, आप टीनेंट हैं, आप म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं, रेंट पर आप रह रहे हैं, आपकी बिल्डिंग है ऑफिस की, तो आप तो यहाँ डेबिट कर सकते हैं अपने पीएनएल में। जो अपना ओनर होगा वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेगा, वो नहीं डेबिट कर सकता। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ही वो अपने लिए डेबिट करेगा, माइनस करेगा। बट आप लोग तो रेंट पर रह रहे हैं, आप लोग रेंट का एक्सपेंस हो गया, अगर आपने कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए तो पीएनएल में तो डेबिट कर सकते हैं ना, क्योंकि बिजनेस के लिए आपने करे हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को खोलो, पीएनएल में डेबिट हो सकता है। टीनेंट, लैंडलॉर्ड, अच्छा लिखा भी हुआ है, जिसने भी किया है वो डेबिट कर सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है दोस्तों, अगर आप करते हैं बिल्डिंग पर, चाहे आपकी बिल्डिंग हो यानी आप खुद लैंडलॉर्ड हो या आप खुद टीनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग पर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग कैपिटलाइज करेंगे और हमेशा करेंगे। यानी कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और आपका बिल्डिंग का ब्लॉक आ रहा है 10 लाख रुपए का, 10 लाख का तो क्या आएगा, 100 लाख रुपए का आ रहा है, 1 करोड़ मान लो जो भी है, उसमें आप लोगों ने 10 लाख रुपए का कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करा दिया, तो आप ऐड कर लोगे अपने ब्लॉक में एडिशन के रूप में। ये थोड़ी ना कि आपने एसेट को खरीदा तभी एडिशन होगी, उसमें अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कराए तो भी एडिशन हो सकती है। कोई फ्लोर ऐड कराया, कुछ कराया तो एडिशन हो सकती है। जी हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें ऐड हो जाएगा ब्लॉक में, सिंपल है। बट यहाँ पर मजे की बात यह है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, शायद पता भी नहीं होगा, फाइनल वालों को भी नहीं पता होगा, भूल जाते हैं, कि अगर कोई टीनेंट है, किराएदार है, और वो जो है अपनी बिल्डिंग पर जहां पर वो किराए में रह रहा है वहां पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाता है, तो उस केस में क्या होएगा, उसे डीम्ड बिल्डिंग मान लिया जाएगा और अपनी बुक्स में वो ब्लॉक बना सकता है डीम्ड बिल्डिंग का, नया ब्लॉक क्रिएट कर सकता है डीम्ड बिल्डिंग का, और उसमें एडिशन कर डेप्रिसिएशन ले सकता है। अरे वाह, कमाल हो गया, एसेट का ओनर नहीं फिर भी, हाँ जी,
गजब का प्रोविजन है ये, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। मुझे भी फाइनल में याद नहीं था, आईपीसीसी दोबारा पढ़ाया तब याद है, अरे यार ये वाली चीज़ तो रह गई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भूल जाते हैं। बस यही है सर, हाँ बस यही है। और लास्ट पॉइंट आपका सेक्शन 31, एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर जो है, अगर आप करते हैं, आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया है, फर्नीचर अपने ऑफिस में लगाया है, उसका रिपेयर करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हैं अगर बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। मशीनरी का रेंट है, आप डेबिट कर सकते हैं, सेक्शन 37(1) में कर सकते हैं, जो जनरल डिडक्शन का सेक्शन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसे आप डेबिट कर सकते हैं, वही यहाँ पर किया हुआ है। अब जो है एग्जाम्पल मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि मिस्टर ए हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल है जो कि आपको अपना पीएनएल सबमिट करते हैं 31 मार्च 20 का, और आपको जो है पीजीपी इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 की। यानी नॉर्मली जो अकाउंटेंसी में बनाते हैं ना, सेल्स कितनी 20 लाख, लैंड को बेचा, प्रॉफिट आया, डिस्काउंट रिसीव करा, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहीं डाल दिया, जबकि एचपी इनकम होना चाहिए, डिविडेंड यहाँ डाल दिया, अदर सोर्सेज की इनकम होना चाहिए, कैपिटल लैंड को बेचा तो कैपिटल गेन होना चाहिए, तो पीजीपी में नहीं आएगा। इनकम भले ही है बट पीजीपी में तो नहीं आएगी ना, उसे निकाल दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाला, जीएसटी पेबल डाला, पेबल पे नहीं किया, पेबल है। ओह भाई, टैक्सेस जो है पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं, सेक्शन 43B। डेप्रिसिएशन डाल दिया, हो सकता है इन्होंने डेप्रिसिएशन जो है अपना बुक्स का डाला हो, इनकम टैक्स का ना डाला हो। हाउस होल्ड के एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस डाल दिए। डोनेशन आप यहाँ पे डाल रहे हैं, डोनेशन यहाँ अलाउ है। पुलिसमैन को आप ब्राइब देते हैं जो अलाउड नहीं है लॉ में, वो आप पैसा देते हैं, वो अलाउड होगा? नहीं होएगा। जीएसटी आपने 31 मार्च को पे करा, कैश में पेमेंट कर दी 30,000। ओ कैश में कर सकते हैं, कैश में कहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, है ना, आरबीआई को दे रहे हैं, टैक्स वगैरह दे रहे हैं, कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। एम्प्लॉय को सैलरी दी, मशीन को परचेज करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया, जी नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं किया, बिल्डिंग में ऐड किया है, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, नेट प्रॉफिट आया है, तो हम नया पीएनएल नहीं बनाएंगे, हम इस नेट प्रॉफिट को बेस बनाएंगे और एडजस्टमेंट करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि जीएसटी जो 10,000 का आपने पे करा है 31 जुलाई 20 को, कहाँ पे कर दिया, जीएसटी ऑफ 10,000 पेड ऑन 31 जुलाई 20 एंड 1,90,000 पेड ऑन 10th अगस्त 20 एंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर जो है 31 जुलाई है। जीएसटी पेड ऑन 31 कहाँ पर, अच्छा ये पेबल आ रहा है, ओके, ये 2 लाख का पेबल आ रहा है, इसमें से बताया हुआ है जो पेबल है 31 मार्च तक, उसमें से 10,000 तो हमने 31 जुलाई को पे कर दिए और 1,90,000 हमने 10th अगस्त 2020 को पे कर दिए। अच्छा, जो सैलरी है उसमें 2,000 की सैलरी मिस्टर ए ने खुद को दे दी, खुद ही को, वाह। परचेज इंक्लूड अ बिल ऑफ ₹50,000 मेड फ्रॉम रिलेटिव, यहाँ परचेजेस आ रही है, परचेजेस इसमें जो है रिलेटिव यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन से खरीदा है, और 5,000 रुपये का एक्सेसिव आ रहा है एज पर असेसिंग ऑफिसर, और जो है पूरा का पूरा पेमेंट जो है कैश में भी किया है। अरे वाह क्या बात है, प्रोविजन में प्रोविजन घुसा दिए। मशीन पर डेप्रिसिएशन 15% पर लगना चाहिए जो डेबिट नहीं करा, क्योंकि पूरी की पूरी मशीनरी आपने जो परचेज करी है वो मशीन आपने यहाँ 3 लाख की डेबिट कर दी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का 10 नंबर का, ये आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको अच्छा सा सुंदर फॉर्मेट बनाकर कंप्यूटेशन लिखना है, ऐसे कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे कर आपको स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट लिख दो एज पर पीएनएल, पूरा लिख दो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल की 9,40,000 का तो दिया है। अब जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली आप स्टार्ट करें। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें गिवन है उसका एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते जाएं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाएं, और फिर जो है इस पर एक बार नज़र मारें कि भैया इस पर्टिकुलर पीएनएल में मुझे कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये कहता है पहला पॉइंट कि जीएसटी जो 2 लाख का था यहाँ से पता लग रहा है, उसमें से 10,000 जो है वो आपने पे कर दिया, 1,90,000 आपने ड्यू डेट के बाद किया है। तो इसका मतलब 1,90,000 जो है वो ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। 1,90,000 जो आपने बाद में पे किया है और आपने एक्सपेंस में क्लेम कर लिया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जीएसटी है, टैक्स वगैरह है, वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है। तो मैंने उसको 1,90,000 को ऐड कर दिया, हालांकि 2 लाख डेबिट किया हुआ था यहाँ पे, पर क्योंकि 10,000 पे कर चुके हैं हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर तक, तो बाकी का मैंने 1,90,000 मैंने ऐड किया है। 2,000 की सैलरी उसने खुद ही को दे दी, तो क्या खुद ही को आप सैलरी दे सकते हैं? दी आंसर इज नो।
आप खुद को सैलरी नहीं दे सकते, वो तो आपकी बिजनेस की इनकम निकल रही है ना, आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप कंपनी होते तो कंपनी में आप जो है अपने आप को सैलरी दे सकते थे। बट अगेन वहाँ पे वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन का। अगर देखा जाएगा कि आप ओनर हैं, आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, आपको जो है एक्सेसिव सैलरी दी जा रही है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा अगर हम कंपनी लेकर बात करेंगे, अगर हम कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो 2,000 रुपये आप खुद को पे नहीं कर सकते, इंडिविजुअल का तो बिजनेस है, बिजनेस इनकम निकालनी है, उसमें सैलरी का एक्सपेंस कैसे खुद ही का डेबिट कर ले, अलाउड नहीं है सर। अब यहाँ 50,000 का आपने बिल लिया, 50,000 का बिल लिया उसमें, और 5,000 का ही एक्सेसिव है, 5,000 तक का बिल जो है वो एक्सेसिव है। तो एक्सेसिव जो होगा एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 आप अलाउ नहीं करेंगे। बाकी बचा 45,000, वो 45,000 भी इन्होंने जो है एक साथ कैश में दे दिया, तो एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 अलाउ नहीं करेंगे। मतलब देखा जाए तो मुझे यहाँ पढ़कर लग रहा है कि देखो भाई 50,000 का खर्चा है, जिसमें 5,000 आपने अपने रिलेटिव को ज़्यादा पेमेंट करने का लिए दिया है, तो यानी 45,000 अलाउ होना चाहिए, पर 50,000 आपने कैश में दिया है, इसका मतलब 10,000 से ज़्यादा आप कैश में नहीं दे सकते एक बिल की पेमेंट। तो पूरा 50,000 में ऐड कर सकता था, बट मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि एक सेक्शन आपका कहता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को ज़्यादा पेमेंट करी है तो वो अलाउ नहीं होगी। तो उस सेक्शन में मैंने 5,000 को डिसअलाउ किया, माइनस कर रखा था ना आपने P&L निकालते टाइम, तो उसे ऐड किया। और बाकी 45,000 जो है मैंने दूसरे सेक्शन में जो कहता है कि आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते 10,000 से ऊपर, उस सेक्शन में मैंने ऐड किया। ये ट्रिक है, जितना आपको पता होंगे सेक्शन जो हमने कर लिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आखिरी पॉइंट है डेप्रिसिएशन मशीन। तो मशीन आपने 3 लाख की यहाँ डेबिट करी है, डेबिट नहीं करनी चाहिए थी। 3 लाख को आप ऐड करेंगे, अलग से ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्लॉक में ऐड होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। और इस पर जो 15% का डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया, वो माइनस होना चाहिए। तो 3 लाख का 15% माइनस कर लिया। मशीन कब परचेज करी गिवन नहीं है, 180 डेज हुए नहीं हुए गिवन नहीं है, और इसीलिए मैंने पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाया है। अब यहाँ पर आपने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली, तो नाउ यू हैव टू सी कि ये जो पूरा P&L दे रखा है, इसमें कौन से ऐसे आइटम है जो नहीं आने चाहिए PGBB में, कहीं और जाने चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट था यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आ रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है डेबिट नहीं होना चाहिए, वो आपने डेबिट किया हुआ है तो उसको ऐड बैक कर दो। डोनेशन आपने दी है, डोनेशन दोस्तों अलाउड नहीं होती है। आपने बिजनेस के लिए डोनेशन दिए नहीं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं और दिया है, डोनेशन अलाउड नहीं होएगा। बिजनेस के लिए नहीं है ना डोनेशन, तो डोनेशन यहाँ अलाउ नहीं होएगा। डिडक्शन के चैप्टर में करेंगे, वहां पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर किसी को डोनेशन देते हैं, वो भी कैश में नहीं देते, चेक वगैरह से देते हैं। पुलिसमैन को ब्राइब दे रहे हैं, जो वायलेशन ऑफ लॉ है, उसके लिए आप जो पैसा दे रहे हैं वो अलाउ नहीं होगा। ये तो आपने एडिशन कर दी है। अब जो इनकम आपने दिखाई है, जो इनकम PGB में नहीं आनी चाहिए, वो है रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। 2,40,000 यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया है, पर क्रेडिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। यहाँ मेरे को जो PGB इनकम निकालने के लिए बोला था, वरना मैं टोटल इनकम अगर निकालता तो मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का अलग ऐड करता उसे। जो लैंड आपने बेचा है, कैपिटल गेन की इनकम है, 5 लाख रुपए इनकम यहाँ बुक करी हुई है, नहीं होनी चाहिए। डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिला, अदर सोर्सेज होना चाहिए, तो ये सारा मैं उस हेड में डालता, अलग अलग हेड में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 में, या क्लॉज 34 बोलते हैं हम लोग, उसमें एग्जाम कर देता है, क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, उस पर STT पे करती है, और हमारे लिए 10 लाख तक एग्जाम होता है। कंपनी पे करती है, हमारे लिए 10 लाख तक एग्जाम होता है। तो ऐसे कर जब मैंने सारी एडजस्टमेंट कर ली, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और फिर जो मैंने पूरा P&L को मैंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने जो भी चीज़ें थी वो मैंने देखा, और यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट कर अपनी PGB इनकम को लेकर आ गया। प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, नेट प्रॉफिट को बेस बनाते हैं, और PGB इनकम लेकर आते हैं। यही हमारे रैप सॉन्ग का पार्ट है। अब जो इसके बाद जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, वो हम अभी करते हैं, बाद में करते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी दे रखा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप पहले एडजस्ट करेंगे, और जो GST आपने कैश में पे कर दिया था, वो रूल 6DD में अलाउ है। गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं, सेस देना है, RBI को पेमेंट करनी है, फलाना फलाना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वो आपको वैसे ही कैश में अलाउड है। तो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ था कैश पेमेंट। यहाँ तक हो गया सर। नेक्स्ट जो क्लास है, वैसे ही CA फाइनल का कॉन्सेप्ट है, बाद में देखेंगे।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है टैक्सेशन ऑफ फर्म करवाऊंगा। उसकी नेक्स्ट क्लास में आपको डीम्ड प्रॉफिट या डीम्ड प्रॉफिट तक करवा दूंगा। साइंटिफिक रिसर्च उसकी नेक्स्ट क्लास में होएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस उसकी नेक्स्ट क्लास में होएगा, या दोनों को एक साथ कर दूंगा, मर्ज कर देंगे, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे चलो। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी होती रहेगी। कोशिश करूंगा बड़ी क्लास बनाऊं, 40-50 मिनट की क्लास बनाओ। तो 40-50 मिनट से क्या होता है कि हमारा बहुत सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अभी कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, हम लोग अभी कर लेंगे, दिक्कत क्या है उसमें, सिलेबस ही तो कंप्लीट करना है यार। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट यदि हम 40-50 मिनट्स पढ़ने लग गए एक एक क्लास में तो फटाफट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो मुझे तो पढ़ाना है सर, कंप्लीट करना ही है, जितना जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। 49 पेजेस हैं, अब लोग खड़े हैं 38 पेज पे, 19 पेज और बाकी हैं। तो करीब करीब मेरे को कराने पड़ेंगे यार, 5-5, 6-6 पेज करवाने पड़ेंगे, तब 3-4 क्लासेस में कंप्लीट होगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने 4 पेज करें तो 2 पेज मुझे और करवाने चाहिए कायदे में। चलिए फिर कर ही लेते हैं यार। सेक्शन 40 क्लॉज BA, क्लॉज है, इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की जो टैक्सेबिलिटी CA फाइनल में आपको पता होगा, बट यहाँ पर एक बात आपको बस पढ़ाने के लिए लिख दिया है कि सैलरी, बोनस, कमीशन पेड बाय AOPBY टू इट्स मेंबर्स नॉट अलाउड एज डिडक्शन। सिर्फ एक प्रोविजन आपको बता दिया सेक्शन 40 BA का कि ये लोग अपने मेंबर्स को देते हैं ना सैलरी, बोनस, कमीशन, वो अलाउड नहीं होएगा, यहाँ बता दिया। बाकी क्या अलाउड होगा क्या नहीं होगा वो CA फाइनल में है, आपके कोर्स में नहीं है। ग्रेट्युटी की बात करते हैं। ग्रेट्युटी भी एक तरीके का खर्चा होता है जो वॉलंटरी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। ग्रेट्युटी सैलरी के चैप्टर में डिटेल में है, 20 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के लिए, सैलरी के चैप्टर में करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्जेम्पशन सैलरी के चैप्टर में करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 40 सब सेक्शन 7 बोलता है कि जो ग्रेट्युटी का प्रोविजन है ना वो अलाउ नहीं करेंगे। प्रोविजन तो अलाउ ही नहीं करेंगे, एक्चुअल अलाउ करेंगे। ग्रेट्युटी एक्चुअली पेड एंड पेबल इज अलाउड। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए जो है वो रिजाइन करते हैं मार्च 20 में और उनका लास्ट वर्किंग डे होता है मई 20, मतलब रेजिग्नेशन देते हैं, फिर नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, उसके बाद मई 20 में वो एक्चुअली में 2 महीने के बाद नोटिस पीरियड के बाद छोड़ते हैं। उनके एम्प्लॉयर जो है 1 लाख का प्रोविजन बनाते हैं ग्रेट्युटी का मई 20 के लिए, मतलब मई 20 में पैसा देना होगा तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि नोटिस तो यहाँ पर आ चुका। तो क्या ये 1 लाख अलाउ होगा नहीं होगा? दी आंसर इज ये तो अलाउ होगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये आपको अब एक्चुअली में पे करना है। ये नहीं कि जो आपके एम्प्लॉइज अभी काम कर रहे हैं और वो जो फ्यूचर में 5 साल बाद छोड़ेंगे उसके लिए जो आपने प्रोविजन बना दिया पीएनएल में अभी डेबिट कर दो, वो नहीं अलाउ होगा। बट यहां पर बोला गया है कि आपका एक्चुअली में एम्प्लॉय छोड़कर चले गया, सर्टेन हो गया कि उसको ग्रेट्युटी देनी है, उसकी आपने लायबिलिटी क्रिएट करी है तो वो अलाउ होगी। ABC लिमिटेड क्रिएट्स अ प्रोविजन, एग्जांपल दे रखा है, ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर ग्रेट्युटी ऑन एस्टिमेटेड बेसिस विच इट माइट हैव टू पे इन केस एम्प्लॉय रिजाइन। अगर रिजाइन करेगा तो देना होगा, अलाउ नहीं होगा सर ये। बट इसकी एक एक्सेप्शन आपको दे दी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप ग्रेट्युटी का प्रोविजन नहीं बनाते बट एक्चुअली में ग्रेट्युटी की पेमेंट आप ग्रेट्युटी फंड में डाल रहे हो, अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड में डाल रहे हो, जो अप्रूव किसने करी है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने करी है। अगर उस आप अप्रूव्ड ग्रेट्युटी फंड में पैसा डाल रहे हो तब जो है हम अलाउ करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में आपने भले एम्प्लॉय को पे ना करा हो बट एक्चुअली में आपने कहीं ना कहीं ग्रेट्युटी फंड में तो पैसा डाला। पता लगे प्रोविजन अलाउ कर दिया तो मैं सभी डेटर पे प्रोविजन बना दूंगा, बैड डेट का माइनस करूंगा, इनकम ही नहीं है, इन एम्प्लॉयज को मैं लाखों करोड़ों की ग्रेट्युटी दूंगा, माइनस करो इसका प्रोविजन बना के। इसीलिए यहाँ प्रोविजन को अलाउ नहीं किया, वरना कोई भी अपने एस्टिमेशन से कितना भी पीएनएल में डेबिट कर लेगा, एक्चुअल एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर एक्चुअली में आपने ग्रेट्युटी फंड में पैसा डाला है जो अप्रूव्ड है तो अलाउ कर सकते हैं। और वैसे भी अप्रूव्ड फंड जो है ये सेक्शन 43B में भी दे रखा है, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। नॉन स्टैट्यूटरी और अनरिकॉग्नाइज फंड अगर है तो सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 9 बोलता है। अभी 40A की सीरीज चल रही है, 40A7, 40A9। वो कहता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट करी है आपने वो आप डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैट्यूटरी और अनरिकॉग्नाइज फंड में आप डालना चाहते हैं। उस फंड में पैसा डालने के लिए रोकना है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप इन फंड में पैसा मत डालो, अगर डालोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ बात यही है कि क्या चीज़ अलाउ होगी क्या नहीं होगी, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ही नहीं कुछ तो क्या पढ़ेंगे हम।
पूरे इनकम टैक्स में यही है भैया, क्या एग्जेम्प्ट होगा क्या टैक्सेबल होगा, बस यही पढ़ना है, कितना कितना होगा वो देख रहे हैं। यहाँ सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन जो है 2B जो है वो कहता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पीजीबीबी में अलाउ नहीं होएगा। मतलब एक्चुअली ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो अलाउ नहीं होएगा। इसको ठीक कर लेना, एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है यार, ये है एडवर्टीजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पब्लिकेशन। ये ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की आप डोनेशन देने की बजाय उनकी एडवर्टीजमेंट आप खुद करते हैं। जैसे अब आम आदमी पार्टी की एडवर्टीजमेंट हो गई, बीजेपी की हो गई, कांग्रेस की हो गई, और किसी पार्टी की हो गई, शिवसेना की हो गई, क्या करते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं, कॉर्पोरेट पैसा देते हैं, तो बदले में गवर्नमेंट उनके लिए फेवरेबल पॉलिसी लाने का वादा करती है इंटरनली। साउथ की मूवीज देखोगे आपको पता लगेगा। तो ये जो एडवर्टीजमेंट करी है ये पीजीबी में अलाउ नहीं होगी, ना ही डोनेशन ना ही एडवर्टीजमेंट वगैरह जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप कर रही हैं। बट डिडक्शन में मिलेगी आपको सेक्शन 80GB 80GC में। कंपनियों के लिए ये सेक्शन बना है, अदर के लिए बना है, वहां डिडक्शन आपको मिलेगी प्रोवाइडेड आपने कैश में पैसा ना दिया हो, आपने कैश में पेमेंट ना करी हो। क्लास हैवी हो गई है, बहुत सारे टॉपिक हैं, आराम से नोट्स को पहले डाउनलोड करके लिख लो, क्लास में सुन लो, या हो सके तो पढ़कर आओ, और पढ़कर आकर बैठकर सुन रहे हो तो आपको सारी चीज़ें में क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा है, हो गया सर हो गया, मार्क कर लिया, एक दो बार और पढ़ लिया, काम खत्म। यही तो है और क्या है। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का है सेक्शन 40 क्लॉज बी, टैक्सेशन ऑफ फर्म। बड़ा ही टेक्निकल टिपिकल क्वेश्चन है कि एओपी बीओआई की तो टैक्सेबिलिटी नहीं है, फर्म की भी वैसे सीए फाइनल में आती है, फिर भी आपको करवा रहे हैं क्योंकि कोर्स में ये है। होगा, चेक कर लूंगा, वैसे कोर्स में होगा यार, टैक्सेशन ऑफ फर्म जरूर होगा। वहां लिखा है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो पार्टनर को पेमेंट करते हैं, मतलब पार्टनर लोन दे रहे हैं, पार्टनर कैपिटल भी देते हैं और पार्टनर फर्म को लोन भी देते हैं, आपको पता होगा। तो उस लोन और कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। अलाउड है या नहीं है इसके लिए कंडीशन लिख दी कि सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होना चाहिए, प्लस फॉर द पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड, उसके बाद की होनी चाहिए, प्लस 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस लगा दी है इनकम टैक्स वालों ने, वरना आप कितना भी आउटफ्लो निकाल सकते हैं, इसीलिए आपके एक्सपेंस पर कंडीशन लगाइए कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप जो है पार्टनर्स को जो है पैसा देते हैं इंटरेस्ट का, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है, अलाउ नहीं किया हुआ है, आप डेबिट ही नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड में अलाउ किया है, और पार्टनरशिप डीड जो थी वो 1 अगस्त 20 को बनी, तो इससे पहले के पीरियड का जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो आप पीनल में डेबिट नहीं कर सकते। पार्टनरशिप डीड में अलाउ किया, उसकी डेट के बाद का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट कर सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और 12% से ज़्यादा तो आप डेबिट कर ही नहीं सकते। जैसे आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, चाहे वो लोन का हो या कैपिटल का, फिर से बोल रहा हूँ किसी का भी हो, 14% का दिया तो 12% तक तो अलाउ होगा पर एनम, बाकी डिसअलाउ होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में दे दिया होगा 15% का इंटरेस्ट पे कर दिया, क्वेश्चन में दे दिया होगा पार्टनरशिप डीड ने अलाउ नहीं किया, पे कर दिया, तो आपको वो डिसअलाउ करना पड़ेगा, पीएनएल में डेबिट होगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, कर देना। प्लस करने में कितना ही आपका नुकसान है सर, प्लस और माइनस ही तो करना है पूरे नंबर लेने के लिए, कर देना। सेक्शन नंबर याद है, लिख देना, एक्सप्लेनेशन पता है वर्किंग नोट्स में डाल देना। सैलरी बोनस और कमीशन जो पार्टनर्स को देते हैं वो भी कब अलाउ होगी, जब पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज तो होनी चाहिए और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को ही दी जानी चाहिए। अब क्वेश्चन आ गया टेक्निकल क्वेश्चन कि आपने स्लीपिंग पार्टनर को जो सिर्फ पैसा लगाता है, काम नहीं करता, उसको आप सैलरी दे रहे हैं, उसको किस बात की सैलरी? वर्किंग पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज नहीं है, नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज है और कहा है कि सब पार्टनर को सैलरी देंगे, तब भी आप सिर्फ वर्किंग को देंगे, नॉन वर्किंग को स्लीपिंग पार्टनर की सैलरी वापस एड बैक कर देंगे। अब जो वर्किंग पार्टनर को आप सैलरी दे भी रहे हैं तो कितनी दे सकते हैं वो नीचे कंडीशन में लिखा है, और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर वर्किंग पार्टनर को सैलरी दी भी जा रही है, सैलरी कमीशन वगैरह वो सब एक ही में आ जाता है, बोनस सैलरी कमीशन बाय वट एवर वे यू वांट टू से, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो आपके पहले 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट्स होंगे, अब ये अलग अलग मुद्दा आ गया सर, नेट प्रॉफिट कर रहे थे, उससे पीजीबीपी की इनकम निकालना सीख रहे थे, ये बीच में बुक प्रॉफिट और घुस गया, भाई ये क्या होता है, पहली बार सुन रहे हैं। वो भी करेंगे, पर 3 लाख के जो आपके बुक प्रॉफिट हैं या आपको लॉस आ रहा है, तो अगर 3 लाख की मैं बात करूं तो अगर मान लो कि -1 लाख है, लॉस आ गया, तो ये विदिन 3 लाख की तो है, ये बच्चे नहीं समझते।
मैंने कहा 3 लाख तक के जो प्रॉफिट है तब तक जो है 1.5 लाख रुपए का तो आप दे ही सकते हैं, या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन में आ गया कि पार्टनरशिप फर्म को जो है 1 लाख का लॉस आ रहा है, कितना उन्हें सैलरी दी जा सकती है वर्किंग पार्टनर्स को, आप लिख के आएंगे 0। अरे क्यों, 3 लाख तक का जो प्रॉफिट है ना उसमें लॉस भी तो आ गया। 3 लाख से नीचे नीचे नेगेटिव में भी चले जाओ, 3 लाख से नीचे नीचे 3 लाख तक आप 1.5 लाख तो सैलरी दे ही सकते हो, सभी का मिलाकर, एक को नहीं सबका मिलाकर पर एनम, या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट दे सकते हो विच एवर इज हायर। और अगर 3 लाख से ज्यादा है तो पहले 3 लाख पर आप क्या देंगे, 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी 3 लाख का 90% 2.7 लाख, मान लेते हैं 4 लाख रुपए बुक प्रॉफिट है, तो पहले 3 लाख पर आप कितना देंगे, 1.5 लाख रुपए, या फिर 3 लाख का 90% यानी 2.7 लाख विच एवर इज हायर, तो 2.7 लाख हायर होगा, उतना तो आप सैलरी दे ही सकते हैं। प्लस जो एक्सेस पोर्शन बच गया है 3 लाख के ऊपर का, जो यहाँ 1 लाख रुपए और बच गया है, उस पर 60% आप कैलकुलेट कर जो आएगा 60,000 1 लाख पर, तो 2.7 लाख प्लस 60,000 करीब आ जाएगा आपका 3.3 लाख। वो आप रेम्यूनरेशन सभी पार्टनर को दे सकते हैं, उससे कम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर इससे ज़्यादा आप देंगे वर्किंग पार्टनर को अलाउ नहीं होगा, नॉन वर्किंग पार्टनर को कुछ भी देंगे अलाउ नहीं होगा। एग्जाम्पल भी कर दिखाया हुआ है, इसके बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल वही कहता है जो मैंने आपको बताया कि अगर फर्म को लॉस आ रहा है 1.2 लाख का, तो भी आप 1.5 लाख तक तो दे ही सकते हैं, क्योंकि बुक प्रॉफिट अगर 3 लाख तक होंगे तो वहां पर आप 1.5 लाख तक का तो दे ही सकते हैं सैलरी, नो इश्यूज। फर्म के प्रॉफिट 5 लाख हैं तो पहले 3 लाख पर 90% वो तो दे ही सकते हैं सर, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, डेफिनेटली सर 2.7 लाख हायर होगा, और बाकी के जो 2 लाख एक्स्ट्रा बच गए उस पर 60% यानी 1.2 लाख जो आया निकल कर, तो 2.7 लाख प्लस 1.2 लाख टोटल 3.8 लाख जो है मैक्सिमम का सैलरी अलाउड है वर्किंग पार्टनर्स को। अब आपका लास्ट सवाल होना चाहिए बुक प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, बुक प्रॉफिट क्या भला आ गई है, तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो नीचे गिवन है, आपको लेना इसमें नेट प्रॉफिट ही है, जो पीजीबीपी वाला है, बुक्स वाला नहीं, पीजीबी वाला जो नेट प्रॉफिट है वो आपको लेना है। और उसमें आप क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट एक्सेसिव आपने 12% से ज़्यादा डेबिट किया हुआ है उसको आप वापस एड बैक कर देंगे, और पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो सारी की सारी तो निकालनी है कि कितनी रेम्यूनरेशन हम देंगे, और ऑलरेडी डेबिटेड है तो उसको आप एड बैक कर देंगे। अब आपको पता लग गया अच्छा ये मेरे बुक प्रॉफिट है, इसका मैं कितना परसेंट सैलरी दे सकता हूँ वो देखेंगे आप, और फिर आप रेम्यूनरेशन देंगे, यानी एक्सेसिव 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट एड बैक, पहले पीजीबी पे इनकम निकाल लो, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन की एडजस्टमेंट से पहले इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर दो, रेम्यूनरेशन पूरी की पूरी एड बैक कर दो। अब इस बुक प्रॉफिट का देख लो रेम्यूनरेशन कितनी दी जा सकती है और उतनी आप माइनस करो, है ना सर, या उतनी आप एड बैक करो, जितनी एक्सेसिव माइनस हो चुकी है उसको आप एड बैक करो। ये 40 क्लॉज भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। लास्ट आपका जो पॉइंट आ रहा है डीम्ड प्रॉफिट, मानो या ना मानो, डीम्ड का मतलब मानना ही पड़ेगा, ये आपके प्रॉफिट है और इसका सेक्शन 41 है। अंदाजा लगा लो यार, सेक्शन नंबर 30 से लेकर आपका जो सेक्शन 36 है वो डिडक्शन के सेक्शन है, सेक्शन 40 जो है 40, 41, 42, 43, 44 ये इनकम के सेक्शन है, सेक्शन 36 के बाद 37, 38 खर्चे के सेक्शन है, उसके बाद वाले सेक्शन जो है 40, 41, 42, 43, 44 ये सब इनकम के सेक्शन है। इवन इफ बिजनेस इज क्लोज्ड, पर अगर ये इनकम आती है तो भी आप पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेंगे। एक बिजनेस कर रहे थे, उसमें आपने लॉस को डेबिट कर दिया क्योंकि वो रिकवर नहीं होना था, बाद में रिकवर हो गया तो सेक्शन 41(1) में टैक्सेबल होएगा। जो चीज़ आपने खर्चा मान के डेबिट कर ली बट उसके पैसे अगर आपको बाद में मिल गए तो इनकम नहीं होगी क्या? होगी, चाहे आपने बिजनेस बंद कर दिया हो तो भी वो आपकी इनकम होगी, पीजीबी में टैक्सेबल होगी। सेक्शन 41 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि बिजनेस और प्रोफेशन को आप डिसकंटिन्यू कर चुके हो, आप बिजनेस प्रोफेशन को डिसकंटिन्यू कर चुके हो और लॉस उसमें से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अंडर द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है बट क्या हो गया, उसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। उस केस में क्या होगा, अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉस, हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में करेंगे क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू के बाद भी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तब क्या होगा सर, तब अगर कोई इनकम आती है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में, और बाकी जो करवा चुका मैं आपको सेक्शन 41(3) और 41(4),
41.3 जो है हम आगे करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के साथ। 41.4 है बैड डेट रिकवर हो जाते हैं तो उसको इनकम शो करते हैं। बिजनेस को आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसको कुछ लॉस है, बचा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये वाली इनकम आती है अगर, तब आप जो है उस लॉस को इस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। और आप लॉस को कितने भी टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप उस लॉस को जो है सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट दीज इनकम। ये आपको बेनिफिट दिया है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। बिजनेस डिसकंटिन्यूड है, आप उसका लॉस आगे कैरी कर सकते हैं। अगर उस बिजनेस की इनकम आ गई उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और से नहीं। उसके लिए तो लिमिट है कि आप 8 साल तक कैरी करेंगे, कैसे करेंगे। बट अगर उस बिजनेस से, डिसकंटिन्यूड बिजनेस से इनकम आ रही है फ्यूचर में, कुछ एक्सपेंस पुराने टाइम में डेबिट किया था, बाद में रिकवर हो गया है, और उसी बिजनेस का लॉस पड़ा हुआ था आपका, तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और नहीं पड़ा था लॉस, इनकम आएगी तो इनकम में टैक्सेबल करना ही पड़ेगा, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस आप ना भी कर रहे हो। पीजीपी इनकम मान के टैक्सेबल लगेगा, क्योंकि आपने जब बिजनेस कर रहे थे तब आपने इसका एक्सपेंस लिया था जो आज आपको मिल गया है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस होते हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है। आने वाली क्लास में 2 चीज़ें कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसिफाइड बिजनेस, जहां पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना अलाउ किया गया है। वो 2 टॉपिक आपके होने बहुत ज़रूरी हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चल रहा है ये, यहाँ तक चल रहा है पेज नंबर 36 तक। और उसके बाद जो है आपका कुछ अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस की बात करी गई है, बस वहाँ तक मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसकी नेक्स्ट क्लास में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कराऊंगा और उसकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि ऑडिट वगैरह किसको करवाना होता है। तो ये 3 क्लास में अपन लोग इसे कंप्लीट करेंगे भाई। इतना बड़ा जो पीजीबीपी है, कब से चल रहा है, सारा का सारा पढ़कर आइएगा, रिवाइज कर आइएगा फटाफट। नेक्स्ट 3 क्लासेस में इसको कंप्लीट करते हैं। और फिर मुझे कंपनी लॉ का भी जो है पढ़ाना है। तो एक बार आपका पीजीपी हो गया तो उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2-3 क्लासेस का चैप्टर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग 2-3 क्लासेस का है, वो सब फटाफट आपको चैप्टर्स कराऊंगा। फिर डिडक्शन टीडीएस वगैरह करवा दूंगा। तो आने वाले जो है 2 हफ्तों में जो है, मतलब 15 दिसंबर तक जो है, ऑलमोस्ट आपका सब कुछ सैलरी को छोड़ के पूरा का पूरा इनकम टैक्स तो हो जाएगा। वहीं पर मैं आपका जीएसटी बैच अनाउंस कर दूंगा। जीएसटी करीब करीब आपका चलता है 2-3 हफ्ते चलता है, 20 दिन चलता है। तो इनकम टैक्स तो आपका 15-20 दिसंबर तक पूरा हो ही जाएगा। जीएसटी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम 3-4 चैप्टर तो कर ही लेंगे। बाकी जो है आपके जनवरी फर्स्ट वीक में जो जीएसटी है वो कंप्लीट करेंगे हम। फर्स्ट वीक है 10th जनवरी है, तब तक हम कंप्लीट करेंगे जीएसटी। इनकम टैक्स आपका अभी हो जाएगा इस महीने। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।